उत्तर प्रदेश बाहुबलियों की वो दुनिया जिसमें सूबे के सीएम तक बाहुबलियों से खौफ खाते थे। और बात जब यहाँ की राजनीति की हो तो इसके पहले अध्याय में जिक्र बाहुबलियों का होता है। बाहुबलियों की हनक यूपी की सियासत में इतनी होती थी कि इनसे सूबे के मुखिया तक दूरी बनाकर रहते थे। इनमें से तो एक बाहुबली ऐसा भी था जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को चुनाव हराने की धमकी दे डाली थी। बावजूद इसके इसका भौकाल इतना था कि अखिलेश यादव ने खुद उसे अपनी पार्टी में शामिल किया था। आज के इस शो में बात उस माफिया की जिसने सीएम योगी को गोरखपुर खदेड़ने की धमकी दे दी। खून से खादी तक के इस सफर में आज हम जानेंगे माफिया रिजवान जहीर की पूरी कहानी, जिसका भौकाल इतना था कि उसे जेल में भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया का जब भी जिक्र होता है तो कई नाम ऐसे सामने आते हैं जो अपराध की सीढ़ियों पर चलते हुए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, और इन्हीं में से एक नाम था रिजवान जहीर का। रिजवान का जन्म 1 मई 1965 को बलरामपुर के तुलसीपुर कस्बे में हुआ था। रिजवान जहीर का शुरुआती जीवन एक सामान्य परिवार में नहीं बल्कि एक प्रभावशाली घराने में बीता। रिजवान के पिता जहीरुल हक खान इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। बचपन से ही रिजवान ने देखा कि सामाजिक रसूख कैसे लोगों को झुकाता है, कैसे सत्ता और ताकत के बल पर फैसले बदलते हैं, और यही माहौल उनके भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दबंगई का बीज बो गया। साल 1985 में रिजवान जहीर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती को पेशेवर तौर पर अपनाया। लेकिन जल्द ही राजनीति और पावर का लालच खेती से कहीं बड़ा साबित हुआ। साल 1989 में जब रिजवान ने पहली बार तुलसीपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने तो लोगों ने सोचा कि शायद नौजवान राजनीति में बदलाव लाएगा। लेकिन राजनीति में उनके कदमों के साथ साथ दबंगई का साया भी तेजी से बढ़ने लगा। 1993 में समाजवादी पार्टी से और 1996 में बसपा से चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। 3 बार विधायक बनने के बाद रिजवान का कद बढ़ा और इलाके में उनका नाम डर और खौफ से लिया जाने लगा। उनकी दबंगई और राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब 1998 में वे समाजवादी पार्टी से बलरामपुर से सांसद बने तो पूरे जिले में उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाने लगा। 1999 में वे फिर से सांसद चुने गए और संसद में रहते हुए वे कई अहम समितियों के सदस्य रहे, जैसे एस्टीमेट्स कमेटी, कम्युनिकेशंस कमेटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति। साथ ही यूपी पोल्ट्री निगम के अध्यक्ष बने और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में भी जगह मिली। यानी सत्ता का वैभव, संसद का सम्मान और इलाके में दबंगई, सब कुछ एक साथ चल रहा था। लेकिन इसी दौर में रिजवान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने उसकी राजनीति को डगमगा दिया। रिजवान जहीर ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को चुनौती दी और कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, रिजवान खुद एक पार्टी है। यह बयान रिजवान की सत्ता यात्रा का टर्निंग पॉइंट बन गया। समाजवादी पार्टी से रिश्ते बिगड़े और धीरे धीरे उनका राजनीतिक आधार कमजोर होने लगा। उन्होंने कांग्रेस, बसपा और यहाँ तक कि खुद की पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं सफलता नहीं। अपनी राजनीतिक कद को बचाने के लिए रिजवान ने अपराध का सहारा लिया। उन पर हत्या, धमकी, जमीन कब्जा और बलवत तक के 14 केस दर्ज हुए। दरअसल तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की हत्या हो गई और पुलिस जांच में सामने आया कि इसके पीछे रिजवान जहीर की साजिश थी, क्योंकि पप्पू समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार थे और रिजवान चाहते थे कि ये टिकट उनकी बेटी जेबा को मिले। रिजवान की बेटी, जिसने जामिया से पत्रकारिता पढ़ी और मुंबई में स्क्रिप्ट राइटिंग की थी, राजनीति में पिता के सहारे कदम रख चुकी थी। लेकिन राजनीति की खींचतान ने पप्पू की जान ले ली और रिजवान, उनकी बेटी और दामाद रमीज को जेल की राह दिखा दी। यही वह पल था जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रिजवान जहीर जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया। पप्पू की हत्या के आरोप में रिजवान जहीर को गिरफ्तार किया गया और उन पर एनएसए लगाया गया। कोर्ट ने तो रिजवान जहीर को लेकर साफ कहा कि अगर ये बाहर निकले तो गवाहों को धमकाएंगे, और इसके बाद से ही शुरू हुआ बुलडोजर बाबा का असली एक्शन। रिजवान की 3.28 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। फिर मार्च 2023 में 5 करोड़ की और कुछ हुई। धीरे धीरे प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्ति का हिसाब जोड़ा और पता चला कि करीब 89 करोड़ के साम्राज्य पर बुलडोजर चल चुका है। लखनऊ का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, आलीशान मकान हो या फिर बलरामपुर का महलनुमा घर, सब योगी सरकार के बुलडोजर के नीचे आ गया। पूरा यूपी देख रहा था कि जिस रिजवान का नाम सुनकर लोग कांपते थे, आज उसकी करोड़ों की संपत्ति योगी सरकार जब्त कर रही थी।
योगी आदित्यनाथ ने यह साफ संदेश दिया कि प्रदेश में अब माफिया राज नहीं, कानून का राज चलेगा। और यही वजह है कि लोग कहने लगे कि जहां रिजवान जैसे लोग दशकों तक भौकाल में जीते थे, वहां बुलडोजर बाबा के राज में उनकी दबंगई चूर चूर हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुलाई 2022 से रिजवान ललितपुर जिला जेल में बंद है, लेकिन जेल की चारदीवारी भी उसके रसूख को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। मई 2025 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अचानक छापा मारा और रिजवान की बैरक से निकला उनका असली भौकाल। बैटरी, पंखा और डॉक्टर के नाम पर रखा गया मुलायम गद्दा, तकिए के नीचे छुपाए गए 30,000 रुपए, ब्रांडेड तेल, शैम्पू और महंगे खाद्य सामग्री, सब कुछ उनकी बैरक से मिला। यानी जेल के भीतर भी वे वही जिंदगी जी रहे थे जो बाहर जीते थे। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि योगी राज में यह सब कुछ छिपा नहीं रह सका। रिपोर्ट बाहर आई, जेलर, डिप्टी जेलर और सुपरिटेंडेंट तक पर कार्यवाही हुई और रिजवान की चाल भी नाकाम हो गई। कभी विधायक, कभी सांसद, कभी दबंग और कभी सत्ता का खिलाड़ी, और आज सलाखों के पीछे एक कैदी। रिजवान जहीर की कहानी इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की दबंगई को जड़ से हिला दिया। जिस रिजवान जहीर ने 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर खदेड़ने की धमकी दी थी, आज वही योगी सरकार की सख्ती के आगे झुक गया है। बुलडोजर बाबा की यह कार्यवाही सिर्फ रिजवान जहीर पर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के हर उस बाहुबली को संदेश है कि चाहे नाम बड़ा हो या रसूखदार चेहरा, योगी राज में अब कानून से ऊपर कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खूनी खादी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए यूपी न्यूज़।